और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरा दिन आपने सुना कि कुतुब मीनार में पूजा हो, कुतुब मीनार में 27 मंदिर तोड़ने के सबूत हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है, इसमें आज अदालत में कहा गया कि हमें पूजा की इजाजत दी जाए, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। आपको बताते हैं आज कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर क्या दलीलें दी गई सभी पक्ष को लेकर। ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया। आज कोर्ट में हुआ ये कि हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील कल पेश हुए। कल इनके बारे में आपको बताया था, पिता पुत्र केस लड़ रहे हैं कुतुब मीनार के मामले में। हरिशंकर जैन पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने कहा 3 अपील है जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और यहां की 27 मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई। हरिशंकर जैन ने कहा मुस्लिमों ने यहां नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद उन्होंने कहा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद का निर्माण इस्लाम ताकत दिखाने के लिए तब किया गया था, यह हरिशंकर जैन की दलील थी। कोर्ट ने कहा आप किस कानूनी अधिकार के तहत पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इस पर हरिशंकर जैन ने कहा हम कोई निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं कुतुब मीनार में। स्मारक के चरित्र के मुताबिक वहां पूजा होनी चाहिए। अगर मूर्ति तोड़ भी दी जाए या हटा दी जाए तो भी वहां मंदिर माना जाता है। अभी भी परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। साथ में लौह स्तंभ है जो 1600 साल पुराना है। लौह स्तंभ पर संस्कृत में श्लोक भी लिखा हुआ है। उन्होंने कोर्ट में कहा हमें पूजा की इजाजत दी जाए कुतुब मीनार में। कोर्ट ने कहा यदि देवता पिछले 800 सालों से बिना पूजा के वहां पर हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हरिशंकर जैन ने कहा मूर्ति का अस्तित्व वहां विद्यमान है। उन्होंने कहा मूर्ति तो है लेकिन असली सवाल पूजा के अधिकार का है। हरिशंकर जैन ने कहा पूजा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। कोर्ट ने कहा क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि पूजा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? मूर्तियां तो वहां हमेशा से हैं। कोर्ट ने कहा एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा, यानी मूर्तियों को। आप साफ करें कि पूजा अर्चना के अधिकार का क्या कानूनी आधार है कि वहां पूजा करनी है। हरिशंकर जैन ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा अयोध्या मामले में दिए फैसले में यह साफ है कि देवता की उपस्थिति हमेशा विद्यमान मानी जाती है। एक बार देवता की संपत्ति हमेशा देवता की ही संपत्ति होती है। देवता की दिव्यता कभी नहीं मिटती। उन्होंने जोड़ा अगर ऐसा है तो उनके पूजा अर्चना का अधिकार भी हमेशा के लिए सुरक्षित है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता, यानी उन्होंने कहा 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता। एक बार अगर मंदिर है तो वो हमेशा मंदिर रहेगा। 800 सालों से भी ज्यादा से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई। हरिशंकर जैन ने कहा साबित करने के लिए हमें सबूत देने का मौका दिया गया। इस पर यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दलील थी। पुरातत्व विभाग के वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। उन्होंने कहा इसकी मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कुतुब मीनार एक संरक्षित स्मारक है। साथ ही साथ 1914 में कुतुब मीनार का अधिग्रहण हुआ था और अधिग्रहण के वक्त पूजा नहीं हो रही थी कुतुब मीनार के अंदर। नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत इसे संरक्षण हासिल है। कुतुब मीनार पर याचिका जो दायर की गई है इसे रद्द किया जाना चाहिए। पूजा नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती कुतुब मीनार में। 1991 अधिनियम पूजा स्थलों को उनके धर्मांतरण से बचाने के लिए है। 1958 अधिनियम स्मारक के रखरखाव के लिए है। एएसआई ने कहा उनके वकील ने किसी जगह का महत्व उस तारीख से निर्धारित होता है जब वो 1958 के अधिनियम के दायरे में आता है। एएसआई ने कहा देश में कई स्मारक पूजा स्थल हैं भी और नहीं भी। कोर्ट ने कहा कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील आज पूरी हो गई। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के अंदर एक ब्रीफ रिपोर्ट जमा करने को कोर्ट ने कहा है और 9 जून को साकेत कोर्ट का फैसला आएगा इस मामले में। तो कुतुब मीनार पर आज कोर्ट के अंदर यह हुआ। लेकिन जो दलील रख रहे थे हरिशंकर जैन, जब वो कोर्ट से बाहर आए तो उनसे बात की, सुनिए जरा। कि 800 साल बाद उस मंदिर के अधिकार के लिए बात हो रही है जो हिंदुओं से छीने गए थे। इसी दिल्ली में आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़ दिया था और वहाँ पूजा का अधिकार मांगा गया है।
माननीय उच्च न्यायालय के माननीय कोर्ट साहब ने ये कहा गया कि साहब ये मंदिर जो तोड़े गए थे इनको रेस्टोर होना चाहिए और यहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार मंदिर अगर था तो मंदिर हमेशा रहेगा। अगर तोड़ दिया गया या डेटी हटा दिया गया तो उससे मंदिर समाप्त नहीं होता। एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पल दैट कंटिन्यूज। आपने सुना हरिशंकर जैन को, जिन्होंने एक बात बार बार दोहराई कि पूजा करने की हमें इजाजत दी जाए, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये अधिकार हमें संविधान देता है, आर्टिकल 25 में इसका जिक्र है। तो आखिर आर्टिकल 25 है क्या? क्या कहता है ये संविधान का आर्टिकल 25? आपको जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 25 आपके सामने है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको यह अधिकार संविधान देता है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने का हक हासिल है आपको। धर्म का प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। धर्म के प्रचार का मतलब धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना नहीं है, और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी पर अपना धर्म थोपना भी नहीं है। धर्म के आचरण का मतलब धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार हासिल है। धर्म मानने का मतलब श्रद्धा से किसी भी धर्म को मानना है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है संविधान में, लेकिन इसके साथ साथ सीमाएं भी हैं। लेकिन आपको बताऊं कि हरिशंकर जैन कह रहे थे कि पूजा का अधिकार दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ यहां जो मस्जिद मौजूद है कुव्वतुल इस्लाम, इस मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि हम पहले नमाज पढ़ते थे लेकिन अब हमें नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है। सुनिए जरा, मस्जिद के इमाम है शेर मोहम्मद, वो क्या कह रहे हैं। ये मस्जिद का मामला है हमारा। इस मस्जिद में नमाज होती आई है, होती रहेगी। अब कोई रुकावट हुई है कुछ दिन के बाद में हो जाए, इसमें उससे मत जोड़ो ना। उनका मामला तो वहाँ का है, तो वहाँ का मामला वो कोर्ट जाने और वो जाने, उसके बारे में मैं क्या कह सकता नहीं लिया। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फोन वगैरह करवा रहे हैं। अमित शाह से भी टाइम लेना है ऊंच हाई लेवल पर, कि भाई जिसमें नमाज हो रही है ना, आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये है कि भाई जो पुराने बिल्डिंग है उनकी वो देखभाल करे। मगर जिन मस्जिदों में इबादत हो रही है वहाँ होती रहे। पुराने किले में एक मंदिर है, वहाँ भी वो इबादत हो रही है। और आइए अब आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कुतुब मीनार को लेकर सारा फसाद और बवाल किस बात को लेकर है, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आपके सामने कुतुब मीनार आ गई है। कुतुब मीनार में दरअसल पूजा की मांग की गई है। दिल्ली में मौजूद है कुतुब मीनार। मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाने का दावा है। वकील भी यही बात कह रहे थे। 27 मंदिरों के अवशेष मिलने का दावा है। कुतुब मीनार में कई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं, ये बात वकील ने भी कही। वहां जो लोग जाते हैं वो भी ये बात कहते हैं। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की भी मांग की गई। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ने 2 मंजिल बनाए थे, 2 फ्लोर का निर्माण करवाया था, और उसके बाद आपको बताऊं इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल बनवा दी, तो 2 और 3 मिलाकर 5 मंजिल हो गई। कुछ इतिहासकारों ने इसे विष्णु स्तंभ बताया, और 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया। कुतुब मीनार में कई मूर्तियां होने का दावा भी किया जाता है। आपको बताऊं, गणेश की मूर्तियों को लेकर भी यहां विवाद है। कुतुब मीनार में कई हिंदू प्रतीक होने का भी दावा किया जाता है। तो यह है पूरा विवाद। लेकिन आइए अब मैं आपको सबूत के साथ में दिखाने जा रहा हूं इसके सबूत मौजूद है कुतुब मीनार के अंदर, जो कहते हैं कि मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। ये देखिए जरा, ये जो आप शिलापट देख रहे हैं, ये शिलापट कुतुब मीनार के अंदर लगा हुआ है। इस शिलापट पर लिखा क्या है? बाकायदा 27 मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों से कुतुब मीनार बनाया गया। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, इसके बाहर भी शिलापट यानी पत्थर का जो ये शिलालेख लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है आइए आपको ये बताता हूं मैं। इसमें बाकायदा सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इन शिलापट पर क्या खुदा हुआ लिखा है। ये आपके सामने है, इसी तरह का शिलापट है जिसमें लिखा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, यानी मस्जिद के बाहर लगा हुआ है। यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है, उसमें लिखा है। साथ ही लिखा है इसके मध्य स्थित आयतकार सहन के चारों ओर दालान बने हुए हैं, और इसमें प्रयुक्त खंबे और दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख
ज्योमेट्रिक यानी ज्योमेट्री एवं अरबी ढंग का अलंकरण है। यह लिखा है पहले सबूत में। उसमें लिखा है इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। दूसरा सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरा सबूत देखिए, एक और इसी तरह का शिलापट लगा है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है यह किला जीता गया और आगे लिखा है मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस जगह पर आक्रमण हुआ, इसे जीता गया और मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस मस्जिद के निर्माण में आगे लिखा है 27 मंदिर का मलबा प्रयोग हुआ है, जिसमें हर एक के निर्माण पर आगे लिखा है 20 लाख दिल्ली वाले सिक्के खर्च हुए हैं। 20 लाख दिल्ली वाले सिक्के खर्च हुए हैं। ये दो सबूत मैंने आपको दिखाए। एक और सबूत मैं आपको कुतुब मीनार का दिखाने जा रहा हूं, जहां 1600 साल पुराना स्तंभ मौजूद है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये 1600 साल पुराना स्तंभ है। ये देखिए यहां लिखा भी हुआ है, मैं देख पा रहा हूं नजदीक से। ये कुतुब मीनार से ये देख रहे हैं आप, ये जो लिखा हुआ, अगर आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। बताया जाता है ये जो है ये त्रहमी लिपि में लिखा है, संस्कृत के श्लोक हैं। नजदीक से अगर आप ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है स्तंभ पर, ये 1600 साल पुराना स्तंभ है और बताया जाता है ये त्रहमी लिपि में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो बेशक कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसे संस्कृत में लिखवाएगा नहीं, इसलिए आपको बताता हूं इस स्तंभ पर दरअसल लिखा क्या हुआ है ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये कब बना, किसने बनाया, कितना पुराना है और कैसे स्थापित करता है कि ऐबक ने तो नहीं बनवाया। कुतुब मीनार परिसर में 1600 साल पुराना ये लौह स्तंभ है। आपको बताऊं, लोहे के इस खंबे का वजन 600 किलो से ज्यादा है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। साथ ही साथ स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है। 3.8 फीट स्तंभ जमीन के अंदर बताया जाता है और 1600 साल से यह खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है। 1600 साल धूप, बारिश और धूल पर इस पर आती रहती है, आपको बताऊं, लेकिन 1600 सालों बाद भी इस लौह स्तंभ में अब तक जंग नहीं लगा है, रस्ट नहीं लगा है। प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग कौशल का यह शानदार नमूना है जो आप देख रहे थे इस वक्त। आइए, लेकिन इस बीच देश में कुतुब मीनार को लेकर, ताजमहल को लेकर, इन सब को लेकर बात हो रही है। लोग याचिका लगा रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सब कुछ संविधान और कानून के दायरे में हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बीच मुगलों को लेकर दूसरों पर हमलावर है। ओवैसी और आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने। ओवैसी ने क्या कहा, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। आखिर ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर क्या कह रहे हैं ओवैसी, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं ओवैसी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्र। ओवैसी ने कहा मुगलों से भारतीय मुस्लिमों का रिश्ता नहीं है। ओवैसी ने कहा मुगल बादशाहों की बीवियां आखिर कौन थी? बीजेपी ताजमहल खुदवाने की बात करती है, पीएम आवास के नीचे मस्जिद का दावा अगर मैं करूं तो पीएम आवास को भी खुदवाएंगे। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं हिस्सेदार है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इस पर जवाब दिया नरोत्तम मिश्रा ने, मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने मातृशक्ति पर उन्होंने प्रहार किया, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने की कोशिश की है ओवैसी ने। और मुगलों से रिश्ता नहीं तो स्मारकों की आखिर चिंता क्यों है असदुद्दीन ओवैसी को? नारी के सम्मान में अपना अपमान समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी। वंदे मातरम का विरोध करते हैं ओवैसी। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं ओवैसी ने क्या कहा और उस पर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब क्या दिया। दोनों को सुनिए सर। ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी?
दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओबीसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं, नारी की अपमान में वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे, और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई। ओवैसी कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं, लेकिन एक तस्वीर ओवैसी को जरूर देखनी चाहिए और अपने भाईजान को भी याद दिलाना चाहिए। देखिए जरा, ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे थे, फूल डाल रहे थे। यह तस्वीर क्या ओवैसी ने देखी नहीं है? इस तस्वीर पर वो आंख मूंद लेते हैं या मंच पर आकर कुछ और कहते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं? इस पर जवाब तो देना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की, जिस पर पिछले 1 महीने से आप नजर बनाए हुए हैं। खबर है ज्ञानव्यापी की। ज्ञानव्यापी पर आज कोर्ट में क्या हुआ? आज बहुत बड़ा दिन था, ऑर्डर रिजर्व था। 48 घंटे बाद अब सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बताऊं, ज्ञानव्यापी के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये आपको दिखा रहा हूं जिला कोर्ट। अगली तस्वीर दिखाइए। जैसे ही फैसला आया उसके बाद फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए, फुल स्क्रीन। आप देख रहे हैं याचिकाकर्ता महिलाएं, सुनिए जरा इन्हें, इनकी खुशी, फिर बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ, सुनिए। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हर हर महादेव, सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिन महिलाओं को सुन रहे थे, ये याचिकाकर्ता महिलाएं, इनकी खुशी के पीछे वजह आज कोर्ट है। आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं। ज्ञानव्यापी पे जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश के कोर्ट का आदेश हुआ। ज्ञानव्यापी मामले में अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। लेकिन आज क्या हुआ, दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की सीडी और फोटो दी जाएगी। सभी पक्ष सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दे सकते हैं और आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। और अगली सुनवाई नियम 7 आदेश 11 पर होगी। यह क्या है? सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र यह था कि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह ज्ञानव्यापी का मामला सुनने लायक ही नहीं है, इसे क्यों सुना जा रहा है। पहले उपासना स्थल कानून पर सुनवाई की मांग की गई थी और 26 जुलाई को इसी विषय पर सुनवाई होगी अब। और 26 तारीख को आपको बताऊं, 26 को मुकदमे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। अब शनिवार रविवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट रूम में 36 लोगों को जाने की इजाजत मिली हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। 26 तारीख से सुनवाई होनी है इस मामले में। जरा सुनिए, आपको दोनों पक्षों को सुनवाने जा रहा हूं। विष्णु शंकर जैन जो कि वकील थे और सोहन लाल आर्या जो कि याचिकाकर्ता, वो क्या कहना सुनिए जरा। जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का, केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। बहुत ही सकारात्मक हुआ। 26 तारीख से सुनवाई होगी। खास तौर से जो वीडियोग्राफी हुई है, जो वीडियो और फोटोग्राफी हुई है, उसका हम लोग कहे आप लोग इसका शुल्क दीजिए और ले सकते हैं। और बिल्कुल शनिवार रविवार को छुट्टी नहीं रहेगी, उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा के अनुसार अब जल्दी से जल्दी ये करना है। और जो भी वाद इसके पूर्व है, जो सकारात्मक जिस स्थिति में अभी तक वही लागू रहेंगे। तो अगली सुनवाई 26 मई को होगी, यानी परसों से। अब सवाल यह है कि 7/11 के तहत सुनवाई होगी। ये 7/11 क्या है? कल भी मैंने आपको बताया था, जो दर्शक नहीं जान पाए उनके लिए बता दूं। सुनवाई का तरीका क्या होगा, किन बिंदुओं पर बात होगी और ये 7/11 है क्या? दरअसल ये एक प्रार्थना पत्र होता है 7/11, आदेश 7 नियम 11।
वादी प्रतिवादी दोनों कोर्ट में इसको पेश कर सकते हैं। केस में तथ्यों के मेरिट को देखने से पहले की कार्रवाई है यह 7/11 और विपक्षी याचिका को खारिज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि विपक्ष की याचिका आपको खारिज करनी है तो 7/11 नियम का आप इस्तेमाल करिए जो कानून के दायरे में है। कोई वाद मेंटेनेबल ना होने पर विपक्ष दरख्वास्त देता है कि यह सुनने लायक नहीं है। विपक्ष वाद को खारिज करने की मांग करता है कि इसे खारिज कीजिए। यह तय होता है कि याचिका सुनने लायक है या नहीं, इसी पर 26 तारीख को बात होगी। याचिकाकर्ता की मांग कानून सम्मत है या नहीं, इस पर बात होगी। कानून सम्मत न होने पर सुनवाई नहीं होती है। कोर्ट बिना ट्रायल याचिका पर सुनवाई से इनकार करता है और कर सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इसी शक्ति का इस्तेमाल किया है और हिंदू पक्ष के वाद को कानून विरोधी बताया गया है। 1991 उपासना स्थल कानून के खिलाफ इसे बताया गया है और इसी दलील पर 26 मई को सुनवाई की जाएगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, दोनों पक्षों को सुनिए। मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय नाथ यादव, वो 7/11 को कैसे समझा रहे हैं, और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं नारायण, उनको दोनों को सुनिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था ऑर्डर 7 रूल 11 का प्राथमिकता पे डिस्पोजल होगा, उसी को रीअफर्म किया है कोर्ट ने कि हम पहले ऑर्डर 7 रूल 11 यानी जो मुस्लिम पक्ष का ये है कि ये मुकदमा नहीं चल सकता, ऑर्डर ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए, उस पर सुनवाई करेंगे। उसका जो उन्होंने ग्राउंड लिया है वो ये लिया है कि ये जो मुकदमा है वो वर्शिप एक्ट को बार करता है, वर्शिप एक्ट का वायलेशन करता है, इसलिए मुकदमा नहीं चल सकता। माननीय जनपद न्यायाधीश ने इस मुकदमे में स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे 26-27 मई को बहस केंद्रित होगी और दोनों पक्ष अपनी इस पे दलील दें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें, जिससे और भी साथ में प्रार्थना पत्र वगैरह हैं उनको उसके बाद सुनेंगे, इंटरटेन करेंगे। साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष हमने निवेदन किया कि वो हमें CD उपलब्ध करा दें, फोटोग्राफ उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम अपने मुकदमे की तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, जी हां, जो सीधे जापान से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यह है प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। इस तस्वीर में आखिर क्या है ऐसा, ये देखिए, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इसी तस्वीर का जिक्र है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस तस्वीर में आखिर क्या है खास। देखिए जरा, कहते ये हैं कि तस्वीरों के अपने मायने होते हैं, जो तस्वीरें कह देती हैं उन्हें शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता है, और शायद इसीलिए एक तस्वीर को 1000 शब्दों के बराबर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें कई 1000 शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में भारत की हैसियत क्या है और दुनिया के ताकतवर नेताओं के बीच प्रधानमंत्री का रुतबा क्या है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के साथ चल रहे हैं, लेकिन सबसे खास यह है कि इसमें मोदी सबसे आगे आगे चल रहे हैं। मोदी के बगल में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीछे पीछे चल रहे हैं। टोक्यो से ऐसी एक या दो नहीं बल्कि अनेकों तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से ऊंचा और चौड़ा हो जाता है और आपको एहसास होगा कि किस तरह आपके देश ने, आपके प्रधानमंत्री ने दुनिया के दिग्गज नेताओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। वैसे तो सामान्य तौर पर किसी का भी आगे चलना या पीछे चलना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में इसके बड़े मायने होते हैं और इन तस्वीरों से किसी देश के नेता या फिर उस देश की हैसियत का आकलन होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है। यही वजह है कि यह तस्वीर वायरल हो रही है और इस पर लोग खूब टिप्पणियां कर रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है और उससे यह भी खास है कि मोदी जो कह रहे हैं दुनिया के दिग्गज नेता उन्हें गौर से सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले तक ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बताऊं, ये तस्वीरें क्वाड देशों की बैठक के दौरान की हैं, जिसकी बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के 4 दिग्गज देश टोक्यो पहुंचे। इन देशों में आपको बताऊं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। जापान ने 2007 में क्वाड बनाने का विचार रखा था, जिसे 2017 में अमली जामा पहनाया गया और इस बार क्वाड की तीसरी बैठक थी, जिसका मकसद आपसी सहयोग बढ़ाना और हिंद प्रशांत में
चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर अंकुश लगाना है। तो आइए, प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कैसे साझा किया जा रहा है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सीढ़ियों से उतर रहे हैं। यह तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। स्मृति ईरानी इस पर ट्वीट कर रही है, केंद्रीय मंत्री, प्रधान सेवक राह जानते हैं, उसी राह पर चलते हैं और वही राह दिखाते हैं। इसके अलावा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया, वैश्विक विकास की अग्रिम पंक्ति में संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने लिखा, विश्व गुरु भारत। इन सब ने इस तस्वीर को शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। आइए, एक और तस्वीर सुर्खियों में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की। वो तस्वीर न सिर्फ सुर्खियों में बल्कि उसको लेकर खबरें भी चल रही हैं। ये देख रहे हैं आप, जरा प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और बाइडेन को ध्यान से देखिए, मुस्कुराते हैं, कुछ कहते हैं, सर नीचे करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि सोचिए, प्रधानमंत्री से बात करते वक्त बाइडेन ने रूस को क्रूर कहा और क्रूर कहने के बाद बाइडेन प्रधानमंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराए। जरा रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ रूस यूक्रेन जंग पर बात कर रहा हो और बात करते करते पीएम मोदी से उसकी नजरें मिले और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाए, तो ये सामान्य बात नहीं। ये तस्वीरें जब से मीडिया में आई हैं, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई इसे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत अमेरिका के बदलते समीकरण के तौर पर देख रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है। कई जानकारों ने बाइडेन की इस रहस्यमयी मुस्कान को भारत से रूस की बढ़ती दूरी का संकेत तक कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने मोदी के सामने रूस के लिए क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया था। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. लेकिन मोदी को करीब से जानने वाले मानते हैं कि मोदी जो एक बार तय कर लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते, और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि बाइडेन ने रूस यूक्रेन की चर्चा की, मुस्कान भी बिखेरी, लेकिन मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्वाड देशों के बाकी 3 सदस्यों ने भी रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, रूस की आलोचना की, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए बाइडेन प्रधानमंत्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन चीन को उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे तारीफों में कसीदे पढ़े जो बाइडेन ने। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोनों कुछ इस तरह से मिले, मोदी के मुरीद हो गए जो बाइडेन। बाइडेन ने मोदी की जमकर तारीफ की और बाइडेन ने मोदी को दूरदर्शी नेता बताया। जो बाइडेन ने कहा, प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट अच्छे से हल किया। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है कि कोरोना का संकट अच्छे से हल किया है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर आलोचना करते हैं, वो भी विदेश में। जबकि चीन महामारी पर काबू पाने में विफल रहा, जो बाइडेन कह रहे हैं। बाइडेन ने ये बातें मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही हैं। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की भी जमकर तारीफ की है। जो बाइडेन ने कहा, भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, भारत ने अपने लोकतंत्र को और मजबूत किया है। जो बाइडेन की बात थी, जबकि कुछ देशों में निरंकुश शासन सत्ता में है। उनका इशारा पुतिन और जिनपिंग की तरफ था। लड़ाई लोकतंत्र और निरंकुश शासन के बीच है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और जो बाइडेन ने क्या कहा, दोनों को सुनिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together
and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. और आइए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की। जो बुलेट ट्रेन देख रहे हैं आप, ये जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से वापसी की तैयारी कर चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना है जापानी बुलेट ट्रेन भारत में चलाना, जिसका निर्माण चल रहा है। आपको बताऊं, जल्द पूरा होगा बुलेट ट्रेन का सपना हिंदुस्तान में। इसकी तारीख तय है, जापान से जल्द आ रही है ये बुलेट ट्रेन, जो कि अहमदाबाद मुंबई के दौरान बीच में चलेगी। भारत में 2026 में ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच इसका ट्रायल रन होगा, जिस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2027 में गोली की रफ्तार से दौड़ेगी ये बुलेट ट्रेन और इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, आपको बताऊं। और हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन में कुल 16 कोचेस लगे होंगे और इस बुलेट ट्रेन का नाम है शिंकानसेन E5 है। साथ ही साथ इस ट्रेन के बारे में आपको बताऊं कि शिंकानसेन E5 ट्रेन दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। जो जापान की बुलेट ट्रेन है, दुनिया भर में इसके चर्चे हैं। जापान में शिंकानसेन 1964 से चल रही है, जल्दी भारत में चलेगी। इस पर करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन का सपना देखा था, जो कुछ साल में साकार हो जाएगा। 2016 में जापान से इस पर समझौता हुआ था और जापान के साथ मिलकर यहां इस पर काम हो रहा है। 2017 में भारत में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश आमने सामने थे विधानसभा के अंदर। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के सवालों पर करारा जवाब दिया है, जरा सुनिए। देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। तेज महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम ले दें। और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? आप नाम लीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सिद्धार्थनगर की घटना उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा। तो विधानसभा में योगी बनाम अखिलेश कुछ इस तरह से हुआ, लेकिन अखिलेश के लिए मुश्किलों भरा वक्त है। क्या साइकिल से उतर जाएंगे आजम खान? आज भी आजम खान ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए। ना अकेले आजम, बल्कि चाचा भी साइकिल से उतरने की तैयारी कर चुके हैं। जरा दोनों को सुनिए। तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है। क्या कुछ नई रणनीति बनाने की प्लानिंग? चलिए, जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। क्या कुछ नई रणनीति बनाने की प्लानिंग? चलिए, जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। तो आपने दोनों अखिलेश के चाचाओं को सुन लिया। आइए अब आपको बताते हैं क्या आजम और शिवपाल दोनों साइकिल से उतर जाएंगे। पहले बात आजम की। आजम कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बड़ी बात यह है 1-2 दिन में बड़े ऐलान के संकेत आजम खान दे सकते हैं। आजम छोड़ सकते हैं अखिलेश का साथ, इस तरह की भी खबरें हैं। नई पार्टी बना सकते हैं आजम खान।
यह भी संभव है लखनऊ गए लेकिन अखिलेश से नहीं मिले। आपको बताऊं, विधानसभा में अखिलेश के बगल में नहीं बैठे आजम। शपथ के बाद सीधे रामपुर लौट गए आजम खान और विधायक दल की बैठक से भी गायब रहे आजम खान। आपको बताऊं, आजम खान ने अपने समर्थकों के साथ बाकायदा मंत्रणा की है, खासतौर से मुस्लिम नेताओं के साथ गुप्त बैठक की है। आजम खान ने रामपुर जेल जाकर गुड्डू मसूद से आजम खान जेल में जाकर मिले। बरेली के एमएलए शहजील इस्लाम के साथ भी आजम खान ने बैठक की है। तौकीर रजा के साथ भी सियासत पर चर्चा कर चुके हैं। आजम के साथ शिवपाल के आने के भी चर्चे हैं। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। गुरुदेव, ये सब बातें जो हो रही हैं, हरे कृष्णा, मस्जिद तोड़ी जाएगी, मैं सुन रहा हूं। ओवैसी जैसी भाषा जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जो एक तरह से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सदगुरु जी, इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये बात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये होनी नहीं चाहिए। सदगुरु जी, आप क्या कहेंगे ओवैसी जी को आज, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको सदगुरु जी? अर्नब जी, वेलकम बैक टू पूछता है भारत। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज अभी तो कल फैसला आएगा, कोर्ट इसको देखेगी, उसके पहले मिस्टर ओवैसी के जैसे जैसे बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो भारत के बहुसंख्यक लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, जिस प्रकार अपनी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं कि दोबारा शहीद नहीं होने देंगे। मामला कोर्ट में है, मामला सर्वे टीम ने जाकर सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट अभी सौंपी जाएगी, सौंपने के बाद उस पर कोर्ट का फैसला आएगा। उसके पहले इस तरीके से पूरा का पूरा एक एजेंडा चलाकर, जैसे पूर्व नियोजित उन्होंने कुछ सोच रखा हो, पूरा देश